आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। लॉकडाउन के 5वें चरण में हम हैं। 1,90,000 के आसपास कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ चुकी है, तो वहीं 40,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर के अपने घर भी पहुंचे हैं, जिसमें से 10,000 लोग मौत की आगोश में सो गए हैं। कोरोना के आड़ में एक बड़ा खेल मौजूदा हुकूमत द्वारा खेला जा रहा है, जिसमें छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि कभी एएमयू को टारगेट किया जाता है, तो कभी जेएनयू को, तो कभी जामिया इस्लामिया को। लगातार छात्रों की गिरफ्तारी जारी है और इसी पर हमसे बात करने के लिए एएमयू स्टूडेंट मशकूर अहमद उस्मानी मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम मशकूर लगातार देख रहे हैं कि जामिया के छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, जेएनयू के छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, उनके बारे में जिक्र है। क्या एएमयू के छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया है जो सीएनआरसी का विरोध कर रहे थे? जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि ये वक्त कोरोना से लड़ने का वक्त है और इस वक्त सबको एक साथ मिलजुल कर लड़ना चाहिए और इनफैक्ट सब लोग एक साथ मिलजुल कर लड़ भी रहे हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री के इशारे पे, होम मिनिस्टर के इशारे पे, खासतौर से माननीय अमित शाह जी के इशारे पे लगातार जो लोग भी सीए के आंदोलन में एक्टिव रहे हैं, उन तमाम लोगों को इस कोरोना के लॉकडाउन के अंदर भी पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है, चाहे वो जामिया के छात्र हों, चाहे वो जेएनयू के छात्र हों, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हों। अभी अभी 29 तारीख को फरहान जुबैरी, जो स्टूडेंट यूनियन के फॉर्मर कैबिनेट मेंबर थे, हमारी यूनियन में जब मैं प्रेसिडेंट था तो वो कैबिनेट मेंबर हुआ करते थे, उनको भी गिरफ्तार किया पुलिस ने सीए के प्रोटेस्ट में एक्टिव रहने के लिए। इससे 20 दिन कबल पहले जो है आमिर मिंटोई, जो पूर्व छात्र थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, पुलिस ने उनको भी सीए प्रोटेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए गिरफ्तार किया। लगातार सरकार इस तरह से काम कर रही है कि कभी किसी यूनिवर्सिटी के एक्टिविस्ट को, कभी कोई इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट है उसको भी गिरफ्तार कर रही है। जैसे ये सिलसिला शुरू हुआ डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी से, और उसके बाद शर्जील इमाम की गिरफ्तारी हुई, फिर आपने देखा मीरान हैदर, फिर सफूरा जरगर, फिर आसिर इकबाल तनहा, शिफाउर रहमान जो आजमी जो है एलुमनाई एसोसिएशन जो है जामिया मिलिया की, उसके प्रेसिडेंट हैं, उनको भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। तो इस वक्त जब जेलों से कैदी रिहा किए जा रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है कि इस वक्त कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, उस वक्त लगातार जो है इन तमाम एक्टिविस्टों के साथ, खासतौर से जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं उनके साथ भी शंटिंग जारी है। और मुझे ये लगता है कि अगर सरकार का ये रवैया रहा तो इस वक्त जिस तरह से यूएपीए ये लगा रहे हैं, जो नया संशोधन लेकर अगस्त 2019 में सरकार आई थी यूएपीए के अंदर, वो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। और ये पहले भी हम लोगों ने उस वक्त भी इस बात को कहा था कि ये यूएपीए का जो नया संशोधन जो सरकार लेके आई है, सिर्फ और सिर्फ इसमें माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाएगा, खासतौर से मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, सिखों को टारगेट किया जाएगा। और यही हो रहा है कि लगातार स्टूडेंट को और माइनॉरिटीज के लोगों को इसमें टारगेट किया जा रहा है और हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं, पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं, इसके खिलाफ हैं। कल भी हम सरकार की ऐसी तमाम नीतियों के खिलाफ थे जो छात्र के विरोध में है, चाहे वो छात्र किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट कम्युनिटी का हो, छात्र छात्र होता है। हम यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं? हम यूनिवर्सिटी में इसलिए जाते हैं ताकि हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। हम इसलिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं कि हम एक अच्छी समझ, एक अच्छी सोच पैदा कर सके और उस सोच के जरिए जो है हम सरकार से सवाल पूछ सके, उसकी नीतियों पे सवाल कर सके कि सरकार की जो ये नीति है वो कितनी लाभकारी है, सरकार की जो नीति है उससे क्या हानि होने वाली है आम जनता को, इस देश के गरीबों को, इस देश के मजदूरों को। अगर इस देश में अगर छात्र सवाल नहीं करेंगे तो इस देश में सवाल कौन करेगा? फिर पढ़ने लिखने का मतलब क्या होता है? मैं ये समझता हूं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डिसेंट जो है वो एक ग्रीस की तरह काम करता है। एक ऐसा पहिया, एक पहिया जब जाम हो जाता है तो उसमें ग्रीस डाला जाता है ताकि वो पहिया सही से चले। तो ये डेमोक्रेसी की जो व्हील है उसमें जो डिसेंट है वो ग्रीस की तरह काम करता है। अगर डिसेंट नहीं होगा तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती बिगड़ जाएगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग बीजेपी के टाइम पे मुखालफत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीए की सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब भी स्टूडेंट ऐसे ही प्रोटेस्ट करते थे, ऐसे ही सवाल पूछते थे। जेएनयू गए, मनमोहन सिंह जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनको काले झंडे दिखा के उनका विरोध किया गया जेएनयू में जब वो इंटर किया, प्रधानमंत्री का विरोध, आप समझ रहे हैं। उस वक्त उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए सेडिशन के। जब प्रधानमंत्री को मालूम चला तो मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि इन तमाम छात्रों के ऊपर से इनके केस वापस लिए जाएं।
जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस भेज दिया पीएमओ ने। तो ये है डिसेंट कि जब पढ़े लिखे लोग आपके सामने आते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये जो अगर आपकी मुखालफत कर रहे हैं या आपको अगर कुछ और बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन है, लॉजिक है। हो सकता है कभी स्टूडेंट सही हो, कभी सरकार सही हो, हमेशा स्टूडेंट भी सही नहीं हो सकते, हमेशा सरकार भी सही नहीं हो सकती, लेकिन जो डिसेंट को जो किल करने की जो कोशिश की जा रही है, असल मुद्दा ये है। और लगातार जो ड्रैकोनियन लॉ का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूएपीए एक छोटा सा एक मिनी टेररिस्ट लॉ है, उसके अंदर छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बताइए, जो छात्र स्कॉलर है जामिया के अंदर, जेएनयू के अंदर, एएमयू के अंदर, उन छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। क्योंकि मैं मशकूर यहाँ ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार तो ये देख रहे हैं कि मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आरोपी बना करके पेश किया जा रहा है, बड़े आतंकवादी की तरह दिखाने की कोशिश तमाम छात्रों को की जा रही है, पर आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार के कान पर कोई जून नहीं रेंग रही है। किस तरीके से सरकार से डील किया जाएगा, किस तरीके से आप लोग अपने एहतजाज जो है, जो प्रोटेस्ट है, इसके खिलाफ कैसे जारी रखेंगे आगे? देखिए, सबसे पहले ये जो इन्वेस्टिगेशन जो दिल्ली पुलिस जो कर रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है, जो सरकारी लोग हैं, ठीक है, जो सरकार के लोग हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब कोर्ट ने भी कह दिया 4 दिन पहले आज से कि एक तरफा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जबकि कोर्ट नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ नहीं कहती है, ये एक प्रोसीजर है। लेकिन कोर्ट का ये कहना कि इन्वेस्टिगेशन एक तरफा चल रहा है, ये आपको एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि जुडिशरी भी इस बात को समझ रही है कि पुलिस जो है सरकार के इशारों पे लगातार ऐसे बेगुनाहों को टारगेट कर रही है, ऐसे बच्चों को टारगेट कर, जिनका कहीं से दिल्ली के राइट में कोई लेना देना नहीं है। और दिल्ली में कोई दंगा नहीं हुआ, राइट नहीं हुआ, दिल्ली में पोग्राम हुआ, नरसंहार हुआ दिल्ली के अंदर। जिस तरह से लगातार 72 घंटे तक जो नरसंहार हुआ मुसलमान इलाकों में घुस के, जो कपिल मिश्रा जो बीजेपी के नेता हैं, जो हारे हुए नेता हैं, उन्होंने इस दंगे को इंसाइट कराया। उनकी वीडियो मौजूद है कि हम देख लेंगे, अभी ट्रंप मौजूद है, ट्रंप के जाने के बाद हम जो है इनको सबक सिखाएंगे और रोड खाली नहीं हुआ। तो अब जिन लोगों का वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा, मैंने आपने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और जगह जगह से जो ह्यूमन राइट्स के जो रखवाले हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उन तमाम लोगों ने लेटर लिख के प्रधानमंत्री जी से, लेटर लिख कर अमित शाह जी, होम मिनिस्टर जी से, उनसे ये आग्रह किया है कि आपके देश के अंदर जो है ग्रेव वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट का, ह्यूमन राइट के इस ग्रेव वायलेशन पे आप कुछ कीजिए। लेकिन अभी तक इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जितने देश को की जो छवि जो इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर होनी चाहिए, उस छवि को ये बिगाड़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि इनके आने के बाद देश की जो छवि है विदेशों में बहुत बढ़िया हुई है। अब कैसे बढ़िया हुई है? यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट आई और सीपीसी के लिस्ट में 14 कंट्री के साथ आपको रख दिया गया, हिंदुस्तान हमारे कंट्री को रख दिया गया। बताइए, पाकिस्तान जैसी कंट्रियों के साथ, ईरान जैसी कंट्री के साथ हमको रख दिया गया, हिंदुस्तान को। हम तो हिंदुस्तान वाले लोग वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं, जो सब धर्मों को का सम्मान करने वाले लोग हैं। वहां पे माइनॉरिटीज के साथ ऐसा हो रहा है कि यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट ये कह रही है कि आप हिंदुस्तान को 14 सीपीसी कंट्री में डाल दिए। सीपीसी मतलब कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न। तो ये क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि सरकार में तो बीजेपी और आरएसएस को इंसाइट करते हैं और नरसंहार के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, और पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। उसके बदले में जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गोपाल नाम का एक लड़का, आपको याद होगा, जामिया पे आके सीधा 30 जनवरी की बात है, उसने गोली चलाई, उसके हाथ में बंदूक थी, उसको क्या हुआ? जमानत मिल गई। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट पे 2 बार गोलियां चली, उन तमाम लोगों को जमानत मिल गई है। तो जिन लोगों ने दंगे भड़काने की कोशिश की, जो हथियार लेके आ रहे हैं और एक ऐसे पीसफुल लोगों पे गोलियां चला रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। किसके ऊपर हो रहा है? सफूरा जरगर के ऊपर हो रहा है। वो सफूरा जरगर जो 3 माह की प्रेग्नेंट थी जब वो जेल में गई थी, 2 महीने से ज्यादा हो गया उसको जेल में हुए। 25 जून तक उसकी जो है जमानत को कोर्ट ने बढ़ा दिया है पुलिस के कहने पे। अब आप ये देखिए कि एक प्रेग्नेंट महिला वो क्या जाके दंगा कराएगी कहीं? मतलब सोचने की बात है कि ये समाज कहां आ गया है। सोचने की बात है कि दिल्ली पुलिस किस तरह से लगातार उन तमाम बेगुनाहों को फंसा रही है,
जिन लोगों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के इलाके में तो बच्चे गए ही नहीं, जामिया के और जेएनयू के और अलीगढ़ के बच्चे, उनका तो प्रोटेस्ट ही यहीं तक रहा, जामिया में, शाहीन बाग में और जगह जगह जहां प्रोटेस्ट होता था वो लोग जाते थे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगे जहां हुए वहां पे तो कभी जाना ही नहीं हुआ इन तमाम लोगों का। ये लोग गए, कब गए? ये लोग राइट से अफेक्टेड जो लोग थे उनको मदद करने के लिए गए, उनको खाना पहुंचाने के लिए गए, उनके पास कपड़े नहीं थे उनको कपड़े देने के लिए गए, उनके पास चप्पलें नहीं थी उनको चप्पल देने के लिए गए, वो भूखे प्यासे थे उनको खाना देने के लिए आपस में कंट्रीब्यूशन करके तमाम लोगों ने वहां तक खाना राशन पहुंचाया। जब दंगे के बाद जब हालात थोड़े शांत हुए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन तमाम लोगों को जो लगातार इस लॉकडाउन में भी जो गरीबों की मदद कर रहे थे, माइग्रेंट लेबरर्स की मदद कर रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। फरहान जुबैरी जिसको अलीगढ़ से गिरफ्तार किया, वो लगातार पहले दिन से वो तमाम माइग्रेंट लेबर को खाना खिला रहा है, गरीबों तक राशन पहुंचा रहा है। ऐसे लोगों को आप गिरफ्तार करके क्या बताना चाहते हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि अब जो है इस देश का छात्र सोशल वर्क को छोड़ दे, इस देश का छात्र अपनी जिम्मेदारियों को समझना छोड़ दे, वो गरीबों की मदद करना छोड़ दे? ये गलत मैसेज जा रहा है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा पुलिस से, मैं आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से, दिल्ली की सरकार से, यूपी की सरकार से कि इस मामले में डायरेक्ट हस्तक्षेप करें और छात्रों के करियर को बर्बाद होने से बचाएं। अगर आपको ये लगता है कि अगर आप इस तरह से दमनकारी नीति अपनाकर लगातार आप आवाज को दबाएंगे तो आपकी ये सोच गलत है। आप एक आवाज दबाएंगे 100 आवाजें निकलेंगी जो आपकी गलत नीतियों का विरोध करेंगी और मजबूती के साथ विरोध करेंगी। इन गिरफ्तारियों ने हमें कमजोर नहीं किया, इन गिरफ्तारियों ने हमें मजबूत किया है। जो लोग सच्चाई पे होते हैं वो जेल जाने से नहीं डरते। भगत सिंह जेल जाने से कभी नहीं डरे, महात्मा गांधी जेल जाने से कभी नहीं डरे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिस्मिल और अशफाक कभी जेल जाने से नहीं डरे। हम उनके मानने वाले लोग हैं, हम भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं, अशफाक और बिस्मिल के मानने वाले लोग हैं, हम मानने वाले लोग हैं गांधी के, नेहरू के, जिनको कभी जेल की जो है काली कोटियों से डर नहीं लगा। हम सावरकर के मानने वाले नहीं हैं कि माफीनामा लिख दें और 60 रुपए का महीना का पेंशन उठा के अंग्रेजों की मतलब जो अभी सरकार है वो उसकी मुखबिरी करे। हम ऐसे लोग नहीं हैं। तो इसीलिए हम बताना चाहते हैं अगर इस देश को बेहतर ढंग से आगे ले जाना है तो इसको ले जाने का काम इस देश के छात्र ही करेंगे। हमारे जैसे, आपके जैसे तमाम लोग जो अच्छे लोग हैं वही इस देश को आगे ले जाएंगे। इसीलिए सरकार से मेरी ये पूर्ण आग्रह है कि कोविड-19 के इस लॉकडाउन के दौरान इस तरह की विचंटिंग बंद करें। डॉक्टर कफील खान, उसके ऊपर इन्होंने एनएसए लगाया। अब बताइए, एक डॉक्टर जो बाढ़ आने पर आधा डूब के पानी में खड़ा होकर इलाज कर रहा है बच्चों का, उसको देख रहा है, उसके ऊपर एनएसए लगाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उसको जेल में डाल दिया गया। क्यों डाला गया? इसीलिए डाला गया कि उसने अलीगढ़ के अंदर ये कहा कि ये जो लोग हैं वो देश को तोड़ने का काम करते हैं और हम जो अमन पसंद लोग हैं वो देश को जोड़ने का काम करते हैं। तो क्या देश को जोड़ना देशद्रोह है? क्या देश को जोड़ना देश की सुरक्षा के खिलाफ है? मेरा ये सवाल है सरकार से और बहुत संजीदगी के साथ मैं इस सवाल को कर रहा हूं कि अब इस लड़ाई को, कोरोना की लड़ाई को हमें साथ मिलकर लड़ना है। 2 महीने से ऊपर का लॉकडाउन हो चुका है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आज ही जब आपसे मैं बात कर रहा हूं 8,000 से ज्यादा केसेस आए हैं कोरोना के। पिछले 70 दिन में सबसे ज्यादा केस आज आया है। तो इस तरह से हम लड़ेंगे, इस तरह से। अलीगढ़ जेल के अंदर आपने आमिर मिंटोई और फरहान को रखा है। कल ही अलीगढ़ जेल से रिपोर्ट आई है कि 2 कैदी कोविड पॉजिटिव आए हैं, कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो आप क्या उन तमाम एक्टिविस्टों को, उन तमाम छात्रों को कोरोना के संक्रमण में फंसाना चाहते हैं? क्या उनको कोरोना के संक्रमण में डालना चाहते हैं? आपको पूछताछ करनी थी, आप पूछताछ करते। पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है, कौन नहीं जाता? हमें बुलाएगी, हम जाएंगे। पहले भी हमें बुलाया गया, हम अक्सर जाते रहे। इस एक्टिविस्टों को बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए, हम लोग हमेशा कोऑपरेट करते हैं। लेकिन इस तरह से जेल में डालना और इस तरह की हरकतें करना कहीं से जायज नहीं। मशकूर, हम लगातार देख रहे हैं जैसे कि आपने भी जिक्र किया, दुनिया भर में जो है मोदी सरकार, जो मीडिया है वो ये बताने की कोशिश करता है कि मोदी सरकार का डंका विदेशों में बज रहा है। पर हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि इस्लामोफोबिया का जिक्र जो है लगातार तेज हुआ और ट्विटर पर कई दिनों तक ट्रेंड करता रहा इस्लामोफोबिया इन इंडिया।
कुवैत ने आवाज उठाई, ओआईसी की जो 56 कंट्री है मुस्लिमों की, उन्होंने आवाज उठाई, अमेरिका लगातार सवाल उठा रहा है, कनाडा जो है जो इस्लामोफोबिया फैला रहा है उन लोगों को देश से निकाल रहा है। अब तो रही हालात ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भी हमसे नाराज हो चुके हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों की, क्या ये असर कर रही है जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की कट्टर हिंदू सोच है, उसके चलते हमारे सबसे रिश्ते खराब हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश इस तरह से नहीं चलता है जिस तरह से ये लोग चला रहे हैं। देश एक पॉलिसी के तहत चलता है और वो पॉलिसी बता दी गई है। वो पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी है, जिसको ये बोलते तो है, लागू नहीं करते। इसी पॉलिसी पे देश को चलना है, देश को चलना है, सबको साथ लेके चलना है। अब आपने कहा जैसे कि कनाडा में उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है सरकार और पुलिस जो लोग इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, और यहां क्या हो रहा है, सरकारी संरक्षण में इस्लामोफोबिया को फैलाया जा रहा है। आप समझिए, मतलब कनाडा कहां है कि सरकार और पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, और यहाँ सरकारी संरक्षण में इस्लामोफोबिया को फैलाया जा रहा है स्टेट के सपोर्ट के साथ। ये जो गोदी मीडिया जो काम कर रही है, जो अलग अलग चैनल्स हैं, जो कुछ पूंजीपतियों के पैसे उस तमाम चैनल्स में लगे हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग यही कर रहे हैं। लगातार जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, आपने देखा किस तरह से जमात के इशू को कितना बड़ा इशू बनाया गया। भाई, कोरोना किसी जात धर्म को देख के थोड़ी आ रहा है। आपने क्यों परमिशन दी लोगों को हिंदुस्तान में आने की? आपने स्क्रीनिंग क्यों नहीं की? ये सवाल तो सरकार से होना चाहिए ना। कोई बिना सरकार की, भारत सरकार की मर्जी के तो भारत में अंदर नहीं आ सकता। तो उस पर आपने क्या किया? तो सरकार इन तमाम मुद्दों पे सवाल न उठे, इसको भटका के किसी ऐसे जगह पे, ऐसे पोजीशन पे पूरे देश की जनता को लाना चाहती है जहां पर वो कंफर्टेबली जो है इस्लामोफोबिया को फैला सके और एक समुदाय के खिलाफ जो है जहर को उगला जा सके। और मीडिया भी इसी का काम कर रही है। बड़े अफसोस की बात है। तो अब जब मीडिया सही काम नहीं करेगी तो अब देखिए, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में हिंदुस्तान जो है 142वें नंबर पे आया। आप बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे हैं। आप बताइए। तो अब ये यहां पे हम पहुंच गए हैं कि अब नेपाल जो है वो हमें आंख दिखा रहा है। मतलब जिस मुल्क का डिफेंस सिस्टम जो है हमारा मुल्क देता हो, वो मुल्क आज हमको आंख दिखा रहा हो। मतलब 90,000 जिसके पास फौजी हो, हमारे यहाँ तो 90,000 एक स्टेट में होता है, वो आज करोड़ों की फौज को आंख दिखा रहा है और ये बोल रहा है कि हम जो है हिंदुस्तान को देख लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? लद्दाख में जो हो रहा है, चीन घुसा जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से चीन घुसा जा रहा है, और यूएस के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि चाइना और भारत के जो बॉर्डर के मुद्दे हैं वो हम सुलझा सकते हैं। अब ये बताइए, अब ये दिन आ गया है कि भारत के मुद्दे जो है अब दूसरे देश के राष्ट्रपति बैठ के सुलझाएंगे। कितने अफसोस की बात है। ये पॉलिसी पैरालिसिस है। दिस इज पॉलिसी फेलियर। दिस इज कंप्लीटली पॉलिसी पैरालिसिस ऑन द पार्ट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, ऑन द पार्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो चुका है सब चीज का, सारी चीजों का सेंट्रलाइजेशन हो चुका है। कौन लेंगे फैसला? तो मोदी जी लेंगे, अमित शाह जी लेंगे। भाई, और मंत्रालय क्यों है? उन तमाम लोगों को आप एक फ्री हैंड दीजिए ना भाई। रेलवे मिनिस्टर हैं, अब रेलवे मिनिस्टर को अगर आप फैसला लेने का हक नहीं देंगे तो यही होगा कि जाने वाली बनारस ट्रेन और पहुंचेगी राउरकेला, आने वाली बरेली की ट्रेन पहुंचेगी बिहार के मुजफ्फरपुर, ट्रेन निकलेगी बंबई से, आना होगा दिल्ली, जाएगी केरला। इस तरह से कितनी ट्रेनें कहां से कहां चली, घंटे में ट्रेन अपने जगह पे पहुंच रही है और श्रमिक मर रहे हैं। 80 श्रमिक मजदूर जो है वो बेचारे ट्रेन के अंदर दम तोड़ दिए। उनको पानी नहीं मिल पाया, उनको खाना नहीं मिल पाया। तमाम लोग जो इस मुल्क के गरीबों के साथ हैं, माइग्रेंट लेबरर्स के साथ हैं, उन लोगों ने लगातार खाने पीने की चीज पहुंचाई है ट्रेन तक। अगर वो नहीं पहुंचाते तो आप सोचिए क्या हाल होता उन गरीब मजदूरों का। उन गरीब मजदूरों को याद कीजिए जिन लोगों के पास, जिनकी चप्पलें घिस गई, सैकड़ों किलोमीटर चलते चलते उन्होंने बॉटल लगा ली, प्लास्टिक की बॉटल लगा ली। उनकी यात्राओं पे कौन ध्यान देगा? क्या रेलवे मिनिस्टर इस बात को नहीं सोच सकते? क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इस बात को सोच सकते थे तो उनके लिए गाड़ियां दी जाए? जब एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आपको बस देती है तो आप बोलते हैं कि वो बस अनफिट है। अरे, इस देश के अंदर बस अनफिट है तो सरकार किसकी है? आपकी सरकार है ना। अनफिट है देश के अंदर, उसको बाहर निकालिए, कबाड़ा में डालिए। तो ये सब सवाल हम करेंगे ना, स्टूडेंट्स ही तो करेंगे ये सब सवाल। ये सब सवाल एक्टिविस्ट करेंगे, इसीलिए उनको जेल में डाला जा रहा है।
ताकि इन सवालों का जो है कहीं से स्कोप ही ना आए। ये सबसे बड़ी बात है।